हाय बच्चों, हाजिर है एक बार फिर से हम अपने नए सेशन में। और आज हम बात करेंगे उत्तक का ही, लेकिन ये भाग 2 होगा। उत्तक का ये पार्ट 2 होगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि उत्तक कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। ये देखिए भाग 2 है, पार्ट 2 है। और आज हम करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। पिछले बार हमने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव किया था और फिल इन द ब्लैंक्स किया था, और जो कि काफी अच्छा रहा था, है ना। और आपने देखा भी था। तो आप कमेंट भी करें, कमेंट भी करते हैं तो कमेंट बढ़िया से कीजिए और लाइक भी कीजिए, है ना। तो आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू करेंगे। और हमेशा की तरह ये सेशन 9th क्लास का है, लेकिन जो जिनका नीट मेडिकल है उनका बेसिक ठीक करना हो तो बेसिक ठीक करेगा। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तमाम तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें अगर कोई टिश्यू से क्वेश्चन रहेगा तो इसी में से रहेगा। ये मेरा मतलब अपना तजुर्बा है। तो आप इसको देखेंगे और आप बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए ये रहा। देखिए, एक पादप उत्तक का नाम बताएं। देखिए ऑब्जेक्टिव नहीं है बच्चों, ये देखिए ऑब्जेक्टिव के जैसा ही है। अगर ऐसे हम कर ले तो फिर क्या मजा, बिना ऑप्शन के आपको सवाल सॉल्व करने आ जाए तो फिर तो ये तो आइसिंग ऑन द केक है, सोने पर सुहागा है। आइए एक पादप उत्तक का नाम बताएं बच्चों। पादप उत्तक, जो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में पूरा पादप उत्तक और जंतु उत्तक का मैंने ग्राफ बनाया था, क्लास अब शुरू हुआ था उससे पहले, तो उसमें आपको आइडिया हो ही गया होगा। एक पादप उत्तक का, हमको तो बहुत सारा पादप उत्तक का नाम याद है, वैसे एक ही पूछ रहा है तो आप कह दीजिए मृदोत्तक, कह दीजिए विभजोत्तक। पादप उत्तक दो प्रकार होते हैं ना, विभजोत्तक, विभजोत्तक होता है और अस्थाई होता है, अस्थाई उत्तक होता है, अस्थाई उत्तक होता है। आपसे एक पूछा है तो आप कोई विभजोत्तक का नाम रख सकते हैं, कोई अस्थाई उत्तक का नाम रख सकते हैं। मैं दोनों बता देता हूं, एक आप मृदोत्तक का दीजिए। आपसे तो बस एक ही पूछा है तो आप मृदोत्तक का दीजिए पैरेनकाइमा को, या फिर आप कह दीजिए अस्थाई उत्तक मेजाइलम को। कोई एक नाम आप बता दीजिए, आपके पास तो आप तो अभी नॉलेज के मामले में धनी हो गए हैं। आइए, जड़ के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है बच्चों। जड़ और तने दोनों के शीर्ष पर जो उत्तक पाया जाता है वो विभजोत्तक, तो मृदोत्तक नहीं। यहाँ पे बच्चों मृदोत्तक नहीं, यहाँ पे शीर्षस्थ कर लीजिए, शीर्षस्थ। मृदोत्तक तो अस्थायी उत्तक का भाग है, शीर्षस्थ, शीर्षस्थ। तो बच्चों यही जड़ के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो उत्तर होगा शीर्षस्थ। कह लीजिए एपिकल, शीर्षस्थ, शीर्षस्थ उत्तक, एपिकल उत्तक, एपिकल टिश्यू। और ये विभजोत्तक का भाग है। सरल उत्तक के दो उदाहरण देखिए। अब आया अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक दो प्रकार के, सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक। तो सरल अस्थायी उत्तक में बच्चों आता है आपका मृदोत्तक। दो पूछ रहा है, आपको 3 याद है, मृदोत्तक, स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ोत्तक, दृढ़ उत्तक। तो 3 आपको याद है, मृदोत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक। आगे देखो, किस उत्तक की कोशिकाएं सदा विभाजित होते रहती है, तो विभजोत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उत्तर क्या होगा इसका, विभजोत्तक। विभजोत्तक। आगे देखो, विभजोत्तकी उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया गया है, विभाजन के आधार पर, विभाजन के आधार पर। और बच्चों आगे देखें, विभजोत्तक उत्तक को किस आधार पर विभाजित किया गया है, तो विभाजन करने की क्षमता के आधार पर। किस सरल उत्तक में अंतर कोशिकीय स्थान होता है बच्चों, तो अंतर कोशिकीय स्थान तुम्हारा मृदोत्तक में होता है। मृदोत्तक, मृदोत्तक में होता है अंतर कोशिकीय स्थान। इसके अलावा तुम्हारा स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक में भी होता है अंतर कोशिकीय स्थान। उत्तकों के नाम बताएं जो पौधों को यांत्रिक सहायता देते हैं, तो एक तो स्थूल उत्तक और सबसे इंपॉर्टेंट कौन, दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक जो होता है बच्चों, स्क्लेरेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा, इसका उत्तर लिख लीजिए आप,
स्क्लेरेन काइमा पौधों को यांत्रिक सहारा देता है, बच्चों स्थूल कोण भी देता है। दो हो गए, आपको एक ही बताना है, दो ही बताना है आपको। तो एक तो स्थूल कोण बता दीजिएगा और एक दृढ़ता बता दीजिएगा। वैसे मृदुतक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? ये मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव वाले सेशन में, क्लोरेन काइमा, क्लोरेन काइमा, क्लोरेन काइमा। आगे बच्चों देखो, किस उत्तक की कोशिकाओं में भित्ति अनियमित ढंग से कोने पर मोटी होती है? बच्चों ये हो गया दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक की कोशिकाओं में जो उनकी भित्ति होती है वो अनियमित होती है, कोने पर मोटी होती है। उत्तक ऐसा होगा दृढ़ उत्तक, यानी कि स्क्लेरेन काइमा। बच्चों नारियल के रेशे में कौन, नारियल का रेशा किस उत्तक से बनता है? तो उत्तर इसका भी होगा दृढ़ उत्तक। दृढ़ उत्तक से ही नारियल का रेशा, जिसे अंग्रेजी में हस्क कहते हैं, बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे, एक अगला सवाल, मृदोत्तक कोशिका की दो विशेषता बताइए। मृदोत्तक कोशिका की बच्चों आपको दो विशेषता बताना है। तो यह जीवित कोशिका है, इसमें अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित होता है। बता दीजिए कि यह जीवित कोशिका है और इसमें अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित होता है। आओ मैं जल्दी से लिख दूं इस बात को। पहली विशेषता क्या हो गई कि यह एक जीवित कोशिका है। क्या हो गई कि यह एक जीवित कोशिका है, और दूसरा क्या हो गया कि इसमें अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित होता है। यह एक जीवित कोशिका है, जीवित कोशिका है, तथा इसमें अंतर कोशिकीय स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान, कोशिकीय स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान उपस्थित होता है, स्थान उपस्थित होता है। दो अस्थाई पादप उत्तकों के नाम लिखें। तो आपको पता ही है, एक होता है सरल उत्तक और एक होता है जटिल उत्तक। एक सरल उत्तक, सरल अस्थाई उत्तक, और इसमें क्या आता है? इसमें आता है तुम्हारा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। मृदोत्तक, स्थूल कोण उत्तक, दृढ़ उत्तक और एक जटिल अस्थाई उत्तक, जटिल अस्थाई उत्तक। आगे बढ़ेंगे, जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है? चार मैंने बताया था पिछले वीडियो में। चार कौन कौन है बच्चों? तो सबसे पहले ट्रैकिड्स, 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 वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं, जाइलम तंतु, जाइलम तंतु और जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तुम्हें पता है, खनिज, मिट्टी से खनिज, लवण तथा जल को, तथा जल को पौधों के पत्तियों तक पहुंचाना। कहां पहुंचाना? पौधों के पत्तियों तक, पौधों के पत्तियों तक, पौधों के पत्तियों तक पहुंचाना। फ्लोएम किन तत्वों से बना हुआ है? तो फ्लोएम बना हुआ है चालनी नलिका से, चालनी नलिका। चालनी नलिका के बाद देखो तुम्हारा सह कोशिका, कंपानियन सेल, सह कोशिका। फिर देखो फ्लोएम तंतु, फ्लोएम तंतु, और फिर देखो जाइलम फाइबर।
सॉरी फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा बच्चों, जाइलम पैरेन्काइमा यहाँ पे होगा, पैरेन्काइमा, यहाँ फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। अगर तो किस ऊतक द्वारा पौधे में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है, तुम्हें पता है फ्लोएम, फ्लोएम के द्वारा, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। फिर देखो किन्हीं दो प्रकार के एपिथेलियम ऊतक के नाम लिखे, दो ही लिखना है तुमको, तुमको तो बहुत सारे याद है, तुमको याद है सल्की, सलकाव, सलकाव एपिथेलियम ऊतक, फिर तुमको याद है पच्छमाव, पच्छमाव एपिथेलियम ऊतक, फिर तुमको याद है स्तंभाकार, स्तंभाकार कोलबुनार, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक, तो तुम्हें याद है। त्वचा की सतह पर किस प्रकार के एपिथेलियम ऊतक पाई जाती है, सल्काव पाया जाता है, स्क्वायमस, स्क्वायमस, स्क्वायमस एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। पच्छमावी एपिथेलियम की सिलिया में होने वाली गति को क्या कहते हैं, पच्छमावी एपिथेलियम की सिलिया में होने वाली गति को कहते हैं सिलियरी गति, सिलियरी, सिलियरी गति कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, सिलियरी गति कहते हैं। संयोजी ऊतक के कोई दो उदाहरण दे, तुम्हें बहुत सारे याद है, वास्तविक संयोजी ऊतक पहला, वास्तविक संयोजी ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक। दूसरा बच्चों, दूसरा तुम्हें याद है रक्त, इसी में तुमको याद है लसिका और कंकाल ऊतक, कंकाल, कंकाल ऊतक भी है। तुम्हें दो ही देना है, दो देना कोई। संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और देखो अगला, संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो तुम्हें पता है संयोजी ऊतक होते हैं तीन प्रकार के, वास्तविक संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक और पेशीय ऊतक, है ना, और तंत्रिका ऊतक भी होता है। वास्तव में होते हैं चार प्रकार के, है ना। तो संयोजी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो आप कह सकते हैं कि वास्तविक संयोजी ऊतक पहला, वास्तविक संयोजी ऊतक पहला हो गया, दूसरा हो गया तुम्हारा कंकाल ऊतक, कंकाल ऊतक, तीसरा हो गया तुम्हारा पेशीय ऊतक और चौथा हो गया तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक अलग ही होता है, ये अलग नहीं होता है, तो तीन ही होता है बच्चों, कितने होते हैं, तीन, वास्तविक ऊतक, कंकाल ऊतक और पेशीय ऊतक। आगे देखते हैं, एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले दो प्रकार की कोशिकाओं के नाम लिखें। तो तुम्हें पता है एक है तुम्हारा फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट जो कि चपटी होता है, साकित होता है, और एक तुम्हारा है मास्ट कोशिका, मास्ट, मास्ट कोशिका। तो दो इसके भी नाम हो गए। आगे देखो, एडिपोज ऊतक में पाए जाने वाले संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है बच्चों, एडिपोज ऊतक का ही संग्रहण मनुष्य के शरीर में होता है तो मोटापा होता है, मोटापा बढ़ता है एडिपोज ऊतक के कारण। तो इसमें जो भोज्य पदार्थ होगा वो कौन सा होगा, वो वसा होगा, फैट्स होगा, वसा होगा। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तुम्हें पता ही है, मैंने बताया है। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतक को की चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया था, कहते इसको क्या, और ये पूछा था बीपीएससी में पिछले बार, टेंडन, क्या कहते इसको, टेंडन कहते हैं। और फिर देखो आगे दिया हुआ है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक हम लोग कहते हैं लिगामेंट, क्या बोलते हैं इसको, लिगामेंट बोलते हैं, लिगामेंट। और दोनों क्या है, दोनों है तुम्हारा पीला तंतुमय ऊतक। अब बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जल्दी से। देखो, दो मुख्य प्रकार के कंकाल ऊतक के नाम बताएं। तुम्हें पता ही है कंकाल तंत्र कौन होते हैं, भाई जी हड्डियों का ढांचा है, 206 हड्डियां, और 206 हड्डियां जो बनी हुई है ये दो प्रकार के ऊतक के मिलने से बनी हुई है। एक तो हो गया तुम्हारा आस्थि ऊतक और दूसरा उपास्थि ऊतक। तो दो प्रकार की हड्डियां हैं, आस्थि ऊतक और उपास्थि ऊतक। तो तुमसे पूछा कि दो मुख्य प्रकार के कंकाल ऊतक कौन कौन है, तो क्या कहोगे, आस्थि और उपास्थि, बोन एंड कार्टिलेज। क्या बोलोगे,
बोन बोलोगे और कार्टिलेज बोलोगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 206 हड्डियां होती हैं और इसमें से दो भाग है इसके। एक तो है तुम्हारा एपेंडिकुलर अक्षीय कंकाल तंत्र जिसमें 80 हड्डियां हैं, और फिर मैंने बताया था तुमको अनुबंधीय कंकाल तंत्र, इसमें 126 हड्डियां हैं। और भी हड्डियों के बारे में बताऊंगा जब मैं हड्डी चैप्टर अस्थि चैप्टर लाऊंगा, है ना, स्केलेटल सिस्टम, तब। अभी तो हम लोग उत्तक कर रहे हैं और ये बायोलॉजी का बेसिक चैप्टर है, हर जगह ये कहीं ना कहीं घुस जाता है। तो देखो दो मुख्य प्रकार के कंकाल उत्तक कौन कौन हो गए? एक तो तुम्हारा हो गया अस्थि, बोन, अस्थि हो गया, बोन हो गया, और दूसरा क्या हो गया? कंकाल उत्तक यानी उपास्थि, कार्टिलेज। सॉरी बच्चों, उपास्थि, कार्टिलेज, कार्टिलेज। आगे बढ़ते हैं। उपास्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहलाती है। और कार्टिलेज कहां पाई जाती है? जहां भी हड्डियां है मुलायम, तुम्हारे कान के स्टेपिज में, नाक के पास। दो प्रकार के तरल संयोजी उत्तक के नाम लिखे। तो बताइए, रक्त एक क्या है? तरल संयोजी उत्तक है, जिसका पीएच मान कितना होता है बच्चों? 7.4 होता है। अब देखो, एक लसिका हो गई, लसिका, लिम्फ, लिम्फ। ये दो तरल संयोजी उत्तक है। रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाली 3 प्रकार के रुधिर कणिका कौन कौन सी है बच्चों? रक्त के प्लाज्मा में पाया जाता है प्लाज्मा प्रोटीन, प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन है। फिर तुम्हारा इसमें जल है, और फिर पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स है, पोषक पदार्थ है। कौन कौन प्रोटीन पूछे तो कहना फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन और ग्लोब्युलिन। क्या कहोगे? फाइब्रिनोजेन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के उत्तक के कारण होता है? पेशी उत्तकरण, पेशी उत्तक के कारण, पेशी उत्तक के कारण। जंतुओं का मस्तिष्क किस प्रकार के उत्तक का बना होता है? तंत्रिका उत्तक से, न्यूरॉन से बना हुआ है, न्यूरॉन उत्तक से, तंत्रिका उत्तक से। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या आता है? न्यूरॉन। बता चुका हूं मैं तुम लोगों को, न्यूरॉन होता है बच्चों ये। बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों को दक्षता पूर्वक संचालन के लिए व्यवस्था रहती है। बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षता पूर्वक संचालन के लिए क्या व्यवस्था रहती है बच्चों? तो अंग तंत्र होते हैं। क्या होते हैं? अंग तंत्र होते हैं, अंग तंत्र होते हैं। उत्तकों के निर्माण उत्तकों के समूह से बनते हैं, अंग और अंगों के समूह से बनते हैं अंग तंत्र। समान उत्पत्ति तो समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। पहले ही दिन बताया था जब मैं उत्तक के बारे में बता रहा था, परिभाषा लिखा था मैंने बोर्ड पर। तने की चौड़ाई में वृद्धि किन उत्तकों के निर्माण के कारण होती है? तने की चौड़ाई में वृद्धि किस उत्तक के निर्माण के कारण होती है बच्चों? आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दृढ़ उत्तक, स्क्लेरेन काइमा। क्या होगा बच्चों उत्तर इसका? दृढ़ उत्तक होगा, स्क्लेरेन काइमा होगा। दृढ़ उत्तक, दृढ़ उत्तक के कारण होगा। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है और बिना ऑप्शन के आपको देने हैं, तो इससे आपका ज्ञान और बढ़ेगा। पत्तियों के आधार पर या टहनियों के पर्व के दोनों ओर पाए जाने वाले उत्तक का नाम क्या होगा? उत्तक का नाम क्या होगा? तो कहेंगे अंतर्वेशी उत्तक। क्या होता है बच्चों? पत्तियों के आधार पर और टहनियों के पर्व तथा दोनों ओर पाए जाने वाले उत्तक हम लोग कहते हैं इंटरकैलरी या अंतर्वेशी उत्तक, अंतर्वेशी उत्तक कहते हैं अंग्रेजी में इंटरकैलरी। अस्थायी उत्तक निर्माण किस उत्तक के वृद्धि के फलस्वरूप होता है बच्चों? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभेजोत्तक उत्तक कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो विभेजोत्तक उत्तक की लंबाई में वृद्धि होता है, यानी पार्श्वस्थ उत्तक हो गया, शीर्षस्थ हो गया और अंतर्वेशी हो गया। इनकी लंबाई में वृद्धि के कारण क्या होता है? अस्थायी उत्तक का निर्माण होता है। सरल अस्थायी उत्तक किस प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं? तो सरल अस्थायी उत्तक बनते हैं
विभज्योतक से। किससे बनते हैं बाबू? ब्रिस्टमैटिक टिश्यू से बनते हैं, विभज्योतक कोशिका से बनते हैं। बढ़ते हैं तेजी से अगले सवाल की ओर। जलीय पौधों में पाई जाने वाली, जलीय पौधों में मुख्य रूप से पाई जाने वाला, जलीय पौधों में मुख्यतः किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? वो तो सवाल है। तो जलीय पौधों में बच्चों एक तरह का ये पैरेनकाइमा ही है, मृद उत्तक ही है, लेकिन इस मृद उत्तक का नाम है एरेनकाइमा या एरेनकाइमा। तो जलीय पौधों में जो उत्तक पाया जाता है उसका नाम क्या होगा बाबू? एरेनकाइमा होगा। क्या नाम होगा? एरेनकाइमा। तो उत्तर लिख देंगे कौन सा? एरेनकाइमा। एरेनकाइमा, एरेनकाइमा। अगला सवाल, किस उत्तक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है? उत्तर होगा स्थूल कोण उत्तक। एरेनकाइमा नहीं, कोलेनकाइमा। स्थूल कोण उत्तक क्या बोलते हैं इसको? कोलेनकाइमा। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिस की कोशिका के ऊपरी कोशिका के ऊपर किसकी एक परत रहती है? शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिस की कोशिका के ऊपर किसकी एक परत रहती है बच्चों? पैरेनकाइमा की। क्या उत्तर होगा? पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा मतलब मृदोत्तक। मृदोत्तक। देखो, क्या कर्क कोशिकाओं में जीव द्रव्य पाया जाता है? नहीं। कर्क कोशिका में तो प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। एक अच्छा सवाल है। कोशिका का गुण ही है जीवों का, उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, लेकिन कर्क कोशिका ऐसी कोशिका है जिसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक को क्या कहते हैं? जटिल उत्तक कहते हैं। और जटिल उत्तक कौन कौन है? जाइलम और फ्लोएम। तुम्हें पता है, मैंने बहुत बार बता दिया है, जाइलम और फ्लोएम। आगे देखो, जाइलम और फ्लोएम मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? तो जटिल संवहन बंडल का, संवहन बंडल, संवहन बंडल का निर्माण करते हैं बच्चों। सहकोशिकाएं और चलानी नलिका, सहकोशिका चलानी नलिका के किस भाग में अवस्थित होती है? बच्चों, सहकोशिका का अंग्रेजी होता है कंपेनियन सेल, और ज्यादा यही देता है कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब। तो चलानी नलिका में तो केंद्रक होता नहीं है, तो इसके अपना ब्रेन तो है नहीं, तो इसको दिमाग देने के लिए सहकोशिका पाया जाता है इसके पार्श्व भागों में। और ये दोनों कहां पाए जाते हैं? फ्लोएम में। मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में। तो यहां होगा पार्श्व भाग में। कहां होगा बच्चों? पार्श्व भाग में होगा ये। देखो बता दिया। आया क्वेश्चन, किस जंतु उत्तक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंट की तरह दिखती है? इसका नाम क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम यानी कि सल्काव एपिथेलियम। सल्काव एपिथेलियम। किस उत्तक के मुख्य सिरे पर सूक्ष्म रंध्रांकुर विद्यमान होते हैं? तो कहेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड, सिलिएटेड एपिथेलियम यानी पश्चिमाभि एपिथेलियम पर। क्या होगा उत्तर इसका हिंदी में? पश्चिमाभि। मैं अंग्रेजी मीडियम का उत्तर क्वेश्चन कराऊंगा बाबू, अभी तो हिंदी मीडियम चल रहा है, तो ये सारा अंग्रेजी में भी आएगा। छोटी आंत के भीतरी स्तर का निर्माण किस उत्तक से होता है? तो कहेंगे बच्चों कोलमुनार, स्तंभाकार, स्तंभाकार एपिथेलियम से होता है। घनाकार कोशिकाओं वाले उत्तक को क्या कहते हैं? क्यूबाइडल एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबाइडल एपिथेलियम। और ये कहां पाया जाता है क्यूबाइडल एपिथेलियम? तो तुम्हारे टेस्टिस में, वृषण और कहां बच्चों? वृषण एवं अंडाशय में। पुरुष के वृषण में, टेस्टिस में,
और महिलाओं के अंडाशय में जो पाया जाता है उत्तक, उसका नाम क्या है? क्यूबाइडल एपिथेलियम। तुम्हारा जो स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनता है बच्चों, वो शुक्राणु चाहे अंडाणु, ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों जो बनते हैं, ये बनता है क्यूबाइडल एपिथेलियम के कारण। तेजी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये रहा, देखो इतना ही सवाल है तो जल्दी से निपटा दिया, क्योंकि पिछले बार जो वीडियो मैंने दिया था उसमें मैंने पूरा विस्तार से सारा कुछ समझाते हुए किया था। आज हमें कोई क्वेश्चन नहीं कराना था, और जल्दी इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, है ना? ये सब तुम लोग देख लोगे, सब लिख लोगे, मैं चेक कर लूंगा, सबको लिखना है, मैं कॉपी चेक करूंगा। सुन लो बच्चों, जो हमारे पास पढ़ रहे हैं सारे बच्चों को लिखना ही पड़ेगा, तो फिर मैं तुम लोग कॉपी चेक कर लूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। पहले हमारे बच्चे ही देखे, ये प्रयास है, फिर तो धीरे धीरे जाएगा, वीडियो फैलेगा। बहुत सारे प्लान बनाए हैं हम आपके लिए। आओ देखो, अंडवाहिनी में अंडाणु को एक ही दिशा में जाने देने के लिए किस उत्तक की कोशिकाएं मदद करती हैं? बोलो, अंडवाहिनी में अंडाणु को बाहर जाने के लिए कौन से उत्तक होते हैं? तो बच्चों, ये होता है सिलिएटेड एपिथेलियम। अंडवाहिनी समझते हो? फैलोपियन ट्यूब तो होगा सिलिएटेड, पश्चमाभी उत्तक। देखो पश्चमाभी उत्तक, देखो जल्दी से बना ही देता हूं। देखो ये फीमेल जेनिटलिया है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बच्चों, ऐसे करके तो देखो ध्यान से, एक भाग में आ रहा हूं, देखो ध्यान से, जल्दी में थोड़ा सा हूं हम लोग हैं थोड़ा सा, तो देखो ऐसे, ये जो भाग, इस भाग में, और यहां देखो तुम्हारा अंडाशय रहता है, अंडाशय से अंडा, एग्स, ओवम आता है कहाँ पे? इसी में आता है। ये जो तुम अंडवाहिनी, इसी को बोलते हैं अंडवाहिनी। ये पूरा जो है, यानी अंडा को, एग्स को गर्भाशय में ले जाएगी, पूरे जो निषेचित एग्स है, यानी यहाँ पे स्पर्म भी आके जुड़ेगा, तो ये ट्वेन बना देगी सर, जाइगोट बनेगा, यहाँ बनेगा जुग्मनज, ये बनेगा जुग्मनज, और जुग्मनज जब बन जाएगा तो इसको ले जा करके बैठा देगी यूटेरस में। हालांकि 12 और 10 क्लास में पढ़ना है, ये 9th का नहीं है। अंडवाहिनी क्या होता है? तो तुम कहना कि मादा जनन तंत्र का एक भाग है, जो क्या करता है? जुग्मनज को कहां पहुंचाता है? फीमेल के गर्भाशय में। तो सवाल यही से है, सवाल एक बार फिर से दिखाओ। देखो, अंडवाहिनी यानी यही अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी में अंडाणु, देखो ये अंडाणु है, को एक ही दिशा में जाने देने के लिए किस उत्तक की कोशिकाएं मदद करती हैं बच्चों? ये सिलिएटेड टिश्यू है, सिलिएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम है, सिलिएटेड एपिथेलियम है, पश्चमाभी उत्तक है। क्या है? पश्चमाभी उत्तक। एंटीबॉडी का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है बच्चों? तो ये होता है श्वेत तंतुमय कोशिका, श्वेत तंतुमय कोशिका के कारण होता है। और तुम्हें पता है कि एंटीबॉडी बनाता है WBC, कौन बनाता है? WBC, व्हाइट ब्लड सेल बनाता है। तो ये व्हाइट ब्लड सेल कौन सा उत्तक है? तो श्वेत तंतुमय कोशिका है, और श्वेत तंतुमय उत्तक भी है। किस उत्तक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती? बोलो, किस उत्तक में तारे जैसी? तो कहेंगे जालवत विन्यास उत्तक। बाह्य कर्ण में किस प्रकार का उत्तक पाया जाता है? कार्टिलेज होता है। क्या होता है बाह्य कर्ण में? कार्टिलेज उत्तक होता है। वर्षीय नलिकाएं कहां पाई जाती है बच्चों? अस्थि में, अस्थि में होती है नलिका। इस नलिका को, हड्डी में जो नलिकाएं होती हैं उसे कहते हैं हैवर्सियन नलिकाएं। आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत है? तुम अगर रक्त की बात करोगे बच्चों, ब्लड की, तो ब्लड का
55% भाग प्लाज्मा है, जबकि 45% भाग को रुधिराणु कहते हैं। और इसमें प्लाज्मा में 90% जल है। सवाल तुम्हारा क्या है? सवाल है कि आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत है? तो 55%। रुधिराणु कितना है? तो 45%। किस प्रकार के रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है बच्चों? आरबीसी में, रेड ब्लड सेल में केंद्रक नहीं होता है बच्चों। लेकिन अपवाद याद रखेंगे, अपवाद है बच्चों, मैक्सिमम में नहीं होता है। जिसमें होता है लिख रहा हूं मैं, मेढक के केंद्रक में होता है, ऊंट के केंद्रक में होता है, लामा के आरबीसी में, ऊंट, लामा, मेढक और जिराफ, और बच्चों एक और लिख रहा हूं, बकरी, इनके आरबीसी में केंद्रक होता है। और इनके आरबीसी को छोड़ दिया जाए, मेढक, ऊंट, लामा, जिराफ, बकरी को छोड़ दिया जाए, तो हम लोगों के आरबीसी में केंद्रक नहीं है। लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन रंजक को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हीमोग्लोबिन। जिसमें ग्लोबिन प्रोटीन है, हीम लोहा है। ग्लोबिन की मात्रा 96%, हीम की मात्रा 4%। एक न्यूरॉन को एक्सॉन के अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़कर क्या बनाती है? साइनेप्स बनाती है। साइनेप्स। तंत्रिका मैं पढ़ाऊंगा तंत्र और क्लियर है बच्चों। ये टिश्यू था और ये हर चैप्टर में घुसा हुआ है। इसके बिना बायोलॉजी समझ में नहीं आती है, क्योंकि हर जगह इसका काम आएगा। तो जितना क्वेश्चन बताया है आप इसको बनाएंगे। थोड़ा ऊपर बिल्डिंग में काम लगा हुआ था, ठक ठक की आवाज़ ज़्यादा हो रही थी, तो थोड़ा मैंने स्पीड बढ़ा दिया है बताने का। आप वीडियो को रोक करके, पॉज करके, पीछे करके, रिवाइंड करके देख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये टिश्यू खत्म हुआ आपके लेवल का, कंपटीटिव लेवल का तो टिश्यू खत्म हो गया। और जब मैं पढ़ाऊंगा इसको विस्तार से, भी तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, केवल क्वेश्चन का सीरीज ला रहा हूँ। और जब मैं इसको पढ़ा दूंगा बच्चों, तो एक भी सवाल अभी भी नहीं छूटेगा आपसे। आप इसको पढ़ लीजिए और सारा क्वेश्चन बनाइए, कोई भी शेयर बनाइए कहीं से, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि छूटना चाहिए, क्योंकि काफी हो गया। कम से कम हमने आपको लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास मैंने करा दिया है, ऑप्शन का डिस्कशन के साथ। तो बड़े सारे प्रश्न बने होंगे, है ना। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देखते हैं। फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।